जो रजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर देती कि इंडिया को सब कुछ छोड़ के हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है और निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर देते हैं। और अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, जहां पे आर्टिकल 370 और 35A जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन चल रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपनी मेन कहानी पे। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि करीब 77% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि टाइम टू टाइम जो राजा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा आया तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा, और जब हिंदू राजा आए तो उन्होंने मुस्लिमों को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें एलिगेशन थे इनके ऊपर कि ये हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते थे। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो ईयर 1931 में हुआ था। और इसी टाइम पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला वहां पे, जो अभी फारूक अब्दुल्ला उनके फादर, तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से नेहरू जी जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, और सेम टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था। और अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाई थी, जो आगे चल के सेकुलर दिखाना था उनको, तो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अभी भी है। तो उस टाइम पे नेहरू जी एक तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, सेम टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे ये भी कश्मीर के अंदर क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। और इन्हीं सब वजह से जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को कॉन्फिडेंस दिया था कि उनके हाथ में जब पावर या पोजीशन आएगी तो वो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे अगर मिलने की बात आई तो। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी राजा हरि सिंह को भी पता थी, इसलिए राजा को ना तो शेख अब्दुल्ला पसंद था ना ही जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो जिन्ना थे वो भी राजा को नहीं पसंद थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा को पता था कि ये जो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू हैं ये किसी ना किसी तरीके से आगे चल के कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी लाने की या राजशाहत जो है उसको हटाने की। और वही पाकिस्तान में राजा को यह डर था कि अगर आगे चल के कभी मिलना पड़ गया पाकिस्तान से तो वो राजा हिंदू है उसको हटा के फेंक देंगे, और इंडिया के साथ मिलेंगे तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला जो है वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो वहां जो राजा है वहां पे उसकी गद्दी खतरे में आएगी। तो कुल मिलाकर राजा को अपनी गद्दी बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको किसी से नहीं मिलना है। तो इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो राजा ने कहा कि ना तो उसको इंडिया से मिलना है ना पाकिस्तान से मिलना है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन नहीं करेगा। हाँ, वो एक चीज कर सकता है कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है उसको साइन कर लेगा, और इस चीज का ऑफर जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को दिया, जिसमें से पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इसको साइन कर लिया था, जिसका मतलब